nation now. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in our constitution, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Today in our studios, we are joined by esteemed guest Mr. Shailesh Pandey ji from the BJP. Shailesh Pandey ji, namaskar. Welcome to the show. Shailesh ji, namaskar. नमस्ते नमस्ते नमस्कार. शैलेश जी, आज जिस प्रकार से अमित शाह जी और मोदी जी ने कहा कि आफ्टर द 5 फेजेस के बाद एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एकदम एट होम 310 पार. आपका टारगेट है 400 पार, मगर अब की बार 400 पार, मगर 5 फेजेस के बाद अमित शाह जी का कहना है वी आर 310 पार, 310 पार है. ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस में आत्मशक्ति, आत्मबल जो आप कह सकते हो, ये कहां से? राहुल गांधी जी का कुछ और कहना है. शैलेश पांडे जी, क्या 310 पार सही टारगेट है 5th फेज के बाद? बिल्कुल. और ये जो ताकत है, ये ताकत देश की जनता का, एक देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद की ताकत है. ये ताकत है जो पूरे देश में विकास की गंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहाई, उसकी ताकत है. ये ताकत है उन नारी शक्ति का, महिला शक्ति का, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नारी अभिनंदन 33% आरक्षण विधानसभा राज्यसभा में दिया. उनके लिए, उन बहनों का जो जिनके लिए 3 तलाक का कानून दिया, ये उन सभी गरीबों का जिनको 4.5 करोड़ से ज्यादा उनके सर पे छप्पर दिया, घर दिया, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, प्रांत के हो. ये 80 करोड़ उन देशवासियों को जिनको फ्री में कोविड से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी अनाज देने का काम कर रहे हैं. ये उन गरीबों का आशीर्वाद है जो 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर नरेंद्र मोदी जी की योजना, नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था, नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण की नीति के कारण 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर लाए गए हैं. ये ताकत है उन युवाओं की जिन्होंने देश में नए नए मेड इन इंडिया, स्टार्टअप और सारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने पैरों को मजबूत कर भारत माता को मजबूत करने के लिए वो सतत प्रयत्न कर रहे हैं. ये ताकत है देश के 140 करोड़ नागरिकों का. ये ताकत है अपने देश के स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गौरव करने वाले समाज का, जिनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में उनके मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें लाखों राम भक्तों को, कारसेवकों को शहीद होना पड़ा था. ये ताकत है उनकी जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो 51 शक्तिपीठ हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो राम पथ गमन का मार्ग हो, चाहे वो बुद्ध सर्किट हो, चाहे वो जैन सर्किट हो, चाहे वो सूफी सर्किट हो, सर्वधर्म समभाव की भावना से देश के प्रत्येक संप्रदाय, धर्म के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का काम किया. ये ताकत है देश का, नरेंद्र मोदी के पीछे जिन्होंने एक नया कीर्तिमान, नया भारत का निर्माण किया. उदाहरण के तौर पे जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, और जबकि पीडीपी की नेता ये कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आज वहां अमन, चैन और शैलेश पांडे जी, और आज कश्मीर में पिछले चुनाव की अपेक्षा सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है. वहां के मुसलमान भाई बहनों ने खुलकर आकर मोदी जी की नीति का समर्थन करते हुए मतदान किया है. आज कश्मीर में मुसलमान भाइयों ने, देशवासियों ने एक आतंकवाद के खिलाफ वोट किया है,
पत्थरबाजी के खिलाफ वोट किया है, देश के लिए वोट किया है, देश और कश्मीर की राहुल शैलेश जी, राहुल गांधी जी का कहना, बातों में मत आइए। 100 पहले उन्होंने कहा 4 दिन पहले 180 तक बीजेपी पहुंच जाएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 में से लिखे ले लो, बीजेपी 150 के ऊपर जाने वाला नहीं है। बिकॉज हमारे जो जन कल्याण स्कीम है, गरीब कल्याण योजना है, हमारे जो मैनिफेस्टो है, उसे लोग बहुत इंप्रेस हो गए, उसे मोदी जी तक हिल गए हैं। हमारे जो महालक्ष्मी योजना है, 25 लाख का जो हेल्थ वेलफेयर स्कीम है, महिलाओं को पहली नौकरी पक्की। तो ये राहुल गांधी जी का कहना आप कैसे देखते हो? बोले कि बीजेपी 150 तक सीमित होगा। कैसे देखते हो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट? पांडे जी, राहुल गांधी को तो उनके घर वाले ही सीरियस नहीं लेते, देश क्या सीरियस लेगा। और मैं तो उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि देश के स्वतंत्रता सैनिकों का, स्वातंत्र वीरों का बखान करना चाहिए कि अपमान करना चाहिए। स्वातंत्र वीर आदरणीय परम पूज्य स्वातंत्र वीर सावरकर के बारे में जिस तरह से विभत्स टिप्पणियां कई बार राहुल गांधी जी ने किया है, देश की जनता उनसे बहुत नाराज रहती है। देखिए, ये एक आदमी की सोच को दर्शाता है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये देश सन्यासियों का है, पुजारियों का नहीं है। आज देश के अंदर करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मंदिरों में पुजारी हैं। पुजारी जो भक्तों को दर्शन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं भगवान का, देवी देवताओं का, उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये कामना करते हैं देशवासियों के लिए, भक्तों के लिए। और उनके लिए ये कहना कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तो ये देश के करोड़ों करोड़ों पुजारियों का अपमान है। ये देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का अपमान है। ये देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और दूसरी बात, वो जिस तरह से खास तौर से इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, हिंदू समाज के बारे में वो जो तीखी टिप्पणियां करते हैं कि हमें हिंदुत्ववादियों को यहां से भगाना है। अरे, ये देश में आज 85% हिंदू, 85% बहुसंख्यक लोगों को भगाने की बात करते हो, तो आप किसको रखने की बात करते हो? इससे स्पष्ट तौर से राहुल गांधी के दिमाग में जो केमिकल लोचा है, वो लोचा दुनिया को, देश को दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी आगे जाके शैलेश पांडे जी का ही अपमान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, मैंने जो उदाहरण प्रदीप जी आपके सामने प्रस्तुत किए, इन राहुल गांधी के इस जो वक्तव्य है, जो कार्य है, उससे तो ये मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको तो किसी मानसिक रोगी अस्पताल में इनको एडमिट करके पहले इनका अच्छे से इलाज कराना चाहिए, ताकि इनकी जरा बुद्धि, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि मिले। आज भी राहुल गांधी जी का कहना है कि संविधान खतरे में, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, संविधान खतरे में। संविधान ने पूरे देश के देशवासियों को राइट्स और ऑब्लिगेशंस संविधान से प्रदान है। मोदी जी और बीजेपी इस संविधान और आपके हक और अधिकार को छीनना चाहता है। राहुल गांधी जी का कहना है, राहुल गांधी जी कहना है कि सचमुच देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हमको सबको मिलकर इसको बचाना पड़ेगा। राहुल गांधी का इंडिया अलायंस पार्टनर केजरीवाल जी भी कह रहा है कि मोदी जी का जो मिशन है, वन नेशन वन लीडर, ये बहुत खतरनाक मिशन है। ये पूरे बाकी जितने लीडर्स हैं सबको जेल में डाल देंगे, और वन नेशन वन लीडर जिस प्रकार से चल रहा है उनके दिमाग में, वो देश के हित में नहीं है। शैलेश पांडे जी, आप क्या देखते हो दोनों राहुल गांधी और केजरीवाल जी पे? इसमें अच्छा टाइम दीजिएगा, बीच में बिल्कुल आप बोलिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। यस। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताता हूं, चुनाव कभी भी होते हैं तो हवाई मुद्दे से या भ्रम फैलाने के मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। चुनाव होते हैं विकास के मुद्दे पे। शुरुआत में जब चुनाव की शुरुआत हुई तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
कार्यकर्ता, नेता सारे और इवन की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जो 10 साल के विकास काम है वो विकास काम को लोगों के सामने लेके गए, अपने कार्य अहवाल के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही चुनाव थोड़ा सा गति पकड़ा, राहुल गांधी और एनडीए अलायंस के सारे गठबंधन ने मिलकर सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा इन्होंने पकड़ा, जिसमें सबसे पहला इन्होंने देश को दिग्भ्रमित किया, भ्रम फैलाया, संविधान खतरे में है। दूसरा, सनातन धर्म का अपमान। तीसरा, सबको जेल में डाल देंगे, तानाशाही करेंगे। ये 3 मुद्दे के अलावा राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपके पहले मुद्दे पर कि ये जो राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ये बेवकूफ आदमी है। देश की जनता इनके बहकावे में आएगी नहीं। आज ये जो बात कर रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को खुलकर आकर सामने ये कहना पड़ा और वो बोल रहे हर जगह। आज इनके वजह से देश के प्रधानमंत्री को ये बात बार बार कहनी पड़ रही है कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी, भारत रत्न जिन्होंने ये संविधान लिखा है, वो भी स्वयं आ जाए तो आज वो भी संविधान बदली नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जनता ये बात जानती है, लेकिन ये लोग हर जनसभा में, हर रैली में सिर्फ संविधान खतरे में, संविधान खतरे में ये भ्रम फैला रहे। तो हमने तो हमारी बात नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हम जैसे हजारों प्रवक्ताओं ने बड़े स्पष्टता से ये विषय जनता के बीच में रखा है कि संविधान को कोई छुएगा भी नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी और कांग्रेस और एनडीए अलायंस, तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। मैं तो कहूंगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब समाज के कल्याण का काम किए 10 सालों में। लेकिन कांग्रेस ने 65 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 110 बार संविधान में अमेंडमेंट किया। संविधान के अंदर 110 बार से ज्यादा बार संशोधन किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मूलभूत ढांचे में संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश की। मेरे पास संविधान की बुक है, मैंने आपके चैनल पे पहले भी दिखाया था कि संविधान की जो मूल कॉपी है उसमें सबसे पहले पृष्ठ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का फोटो था। आज वो फोटो इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, भगवान शिव का नटराज की मूर्ति का फोटो था। वहां पर संविधान से जुड़े हुए अनेक फोटो थे, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के, सभ्यता के, संस्कृति के स्वरूप के रूप में। लेकिन इन्होंने भारत की प्राचीन, गौरवशाली, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम संविधान से किया। इन कांग्रेसियों ने किया। ये कांग्रेसियों का पाप है, पाप है, पाप है, मैं कहता हूं। उसके बाद आप आइए 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी लगाकर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समाज सेवकों को, पत्रकारों को, सबको जेल के अंदर ठूसने का काम किया। जबरदस्ती 1.5 साल तक लोगों को जेल के अंदर ठूस के रखा। पूरे देश में इन्होंने तांडव किया, अन्याय किया, अत्याचार किया। राजनाथ सिंह जी जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था। उनको उनके अंतिम संस्कार में भी इन कांग्रेसियों ने जाने नहीं दिया था। इतना बड़ा घोर पाप इन कांग्रेसियों ने इमरजेंसी में किया था। उसके बाद आप आइए 1984 में सिख दंगों में लाखों सिखों भाइयों को हत्या करने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। तब संविधान खतरे में लाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। जैसे कि 1975 में इमरजेंसी लगा के किया, 1984 में सिख दंगों को, सिखों को मार के किया। और उसके बाद आप आइए 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार किया गया। वो पूरे देश में दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए, हत्याएं हुई है। ये तब संविधान खतरे में आया था इन कांग्रेसियों के कारण। संविधान तब खतरे में आया था जब देश में सैकड़ों हिंदू मुसलमान के दंगे इस कांग्रेस के शासन में किया गया। फिर चाहे वो भिवंडी हो, टांडा हो, मेरठ हो, बलिया हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो। और दंगों के बाद देश के अंदर बम विस्फोट जो हुए, आज चाहे वो कश्मीर में बम विस्फोट हुआ, चाहे
चाहे वो सूरत में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, बड़ौदा में हुआ, मुंबई में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बनारस में हुआ, सारे बम विस्फोट कराने जब जब हुए तब तब देश का संविधान खतरे में आया। सैकड़ों बार देश का संविधान को खतरे में लाने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है। और संविधान को मजबूत करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश के अंदर मुझे बताइए, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सबसे पहले, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसी तरह से आरक्षण दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने इनके राज्य में, आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम करके क्या ये संविधान को खत्म करने का काम नहीं किया? उसके बाद वही काम इन्होंने कर्नाटका में किया। कर्नाटका में भी वहां पर जो ओबीसी समाज का हक छीनकर अल्पसंख्यकों को ओबीसी समाज में डालने का काम रातों रात चुपके से किया, तब इन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया। और आज छाती ठोक कर हम बोल रहे, नरेंद्र मोदी बोल रहे कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, गरीबों का, फिर गरीब किसी भी धर्म का हो, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूं। गरीब गरीब होता है, गरीब का कोई धर्म नहीं होता है, और वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उनको जो आरक्षण दिया गया है, आदिवासियों को, वनवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को, उनको आरक्षण को 1% भी हम छीनने नहीं देंगे। और शैलेश पांडे जी, सारा का सारा जो जिसका हक है उसको हक दिलाते रहेंगे। संविधान को हम जरा भी छूने नहीं देंगे। शैलेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। कल हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे जो यूपी से लाइव पर थे, तो उनका कहना है कि बीजेपी का जो घोड़ा है विजय रथ यहां पर रुक जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यहां तक उन्होंने कहा कि अयोध्या भी, भले आपने राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया हो, राम मंदिर अयोध्या से भी बीजेपी का कैंडिडेट हारने वाला है, समाजवादी पार्टी का कहना है, समाजवादी कैंडिडेट। तो आपका कुछ ज्ञान है यूपी के जिस प्रकार से रवैया चालू है वहां पर इलेक्शन के रैलीज वगैरह? बोलिए शैलेश पांडे जी। प्रदीप जी, मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का, मेरी मातृभूमि प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश के राजनीति की नस नस को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मुझे अभी भी याद है कि एक समय ऐसा था, आज से 10 साल पहले, कि मैं खुद दूसरों को तो जाने दूं, जब राजनीति की बात आती थी तो मैं ये कहता कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जाकर राजनीति करना आज बड़ा कठिन काम हो गया है, और मन नहीं करता था। क्यों? कि वहां हर एक जिले में दहशतवादी थे, माफिया थे और अपराधी थे। अपराधियों का गढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर, एक मिनट, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के समय से लेकर सारे अपराधियों को समाजवादी पार्टी में लिया गया। उत्तर प्रदेश के राजनीति का अपराधीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, बसपा ने किया। हर जिले में आप देखेंगे तो वहां पर आपको अतीक अहमद मिलेगा, विजय मिश्रा मिलेगा, तो कोई माफिया मिलेगा, तो कोई मुख्तार अंसारी मिलेगा, और ये सारे लोग अपराध की राजनीति करते थे। अपराध में माफियागिरी करके गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करते थे, और उत्तर प्रदेश में कोई भी रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा आ नहीं पाता था, क्योंकि इन्हीं माफियाओं से वो तकलीफ होती। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन अपराधियों की, माफियाओं की कमर तोड़ दिया है। और आज मजाल नहीं है किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, कोई किसी भी प्रकार का वसूली कर ले, कोई किसी भी प्रकार का अपहरण कर ले, कोई किसी भी प्रकार का दबंगई कर ले, कोई किसी भी प्रकार का सामूहिक बड़ा अपराध कर ले। आज उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी की विकास नीति और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने की नीति का सराह रही है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में काशी बाबा का कॉरिडोर, काशी का जिस तरह से पूर्वांचल का विकास किया है,
आज घेवर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य हिंदुस्तान का है जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा कृषि में सबसे आगे बना हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज के डेट में सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा, और उसके साथ ही अपराध मुक्त करके वहां पर उद्योग धंधे बिजनेस व्यवसाय बनाने का काम मोदी और योगी जी ने मिलकर किया है। आज उत्तर प्रदेश के आप एक एक हाईवे देख लीजिए, बनारस से प्रयागराज हाईवे देखिए, लखनऊ से आप बनारस का हाईवे देखिए, मेरठ से दिल्ली का हाईवे देखिए, दिल्ली से मथुरा का हाईवे देखिए। आज जो यमुना एक्सप्रेस हो, गंगा एक्सप्रेस हो, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज हाईवे बनाकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किया जा रहा है। वहां पर नए एम्स बनाए गए, नए एयरपोर्ट बनाए गए, वंदे भारत की ट्रेन हो या और तेज गति से चलने वाले ट्रेनें हैं, इन सारे चीजों का बहुत बड़े तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उत्तर प्रदेश में किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश का जो विकास है विकास बढ़े। आज आप देखेंगे पहले उत्तर प्रदेश को विदेशी या देशी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते थे। आज महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स अगर इस देश के अंदर किसी प्रदेश को मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बड़े ही तीव्र गति से उत्तम प्रदेश बन रहा है और ये विकास की नीति, विरासत को सजोने की नीति, आज इन्हीं नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने वाला है। 80 में से 77 सीट उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिलेगा। मैं ये दावे से कहता हूं 4 तारीख को प्रदीप जी चाहिए तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके चैनल पे रहूंगा। बिल्कुल पांडे जी, आप चर्चा करेंगे, आप लिख के रखिए। 80 में से 77 सीट उत्तर प्रदेश में देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और देश में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस है वो 77 सीट ले रही है। शरद पांडे जी, यहां पर शरद पवार जी ये कह रहा है कि मैंने 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन भी देखा था, मगर इंडिया शाइनिंग कैंपेन जब भी चल रहा था तब भी मैं बोल रहा था कि इसको सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, इंडिया शाइनिंग को सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। और आज मैं आपको बोलता हूं कि 400 पार नहीं होगा। एमवीए 50% सीट से ज्यादा एमवीए को यहां पर सीट जीतेगी जो उनके महाविकास अघाड़ी है, और बीजेपी वो मुकाम पहुंच नहीं पाएंगे जो 400 प्लस मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हो शरद पवार जी का स्टेटमेंट? पवार साहब कह रहे हैं कि ये सपना छोड़ दो, 400 पार नहीं होने वाला है। इंडिया शाइनिंग के उदाहरण दे रहा है, तब भी आप बोले थे इंडिया शाइनिंग और नहीं हुआ था, अब तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए उस वक्त का जो हालात थे वो अलग थे, आज के हालात अलग है। आज देश को एक लौह पुरुष जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से अपने दम की मेजॉरिटी पे देश में देश की जनता की सेवा कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो अकूत विकास के काम किए हैं, विकास के काम को जनता भुला नहीं सकती। देश की जनता ये भी देख रही है कि आज पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस बहुत मजबूत है। आज पहले की अपेक्षा शरद पवार की पार्टी कितनी मजबूत थी उस वक्त इंडिया साइनिंग के वक्त, और आज शरद पवार की पार्टी की हालत क्या है, इसमें आप फर्क देख लीजिए। देश की जनता ये फर्क देख रही है। देश की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में एकमात्र विकल्प नेता इस देश के पास बचा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में और देश को चलाने के लिए। आज शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई, वो तो शरद पवार अपना परिवार नहीं बचा पाए, उनका सगा भतीजा उनको छोड़कर, उनके 44 विधायक उनको छोड़ के, उनके सारे सांसद उनको छोड़ के आज वो अलग पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बना लिए। शरद पवार तो न अपना दल बचा पाए,
न अपने परिवार को बचा पाए, न अपने सिंबल को बचा पाए। आज शरद पवार की हालत बहुत ही दयनीय है। और मैं तो इतना भी कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोता है वही काटता, यही शरद पवार है। कभी ये कांग्रेस को तोड़ते थे, कभी ये शिवसेना को तोड़ते थे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को खत्म करने का ये जो नीति है, ये शरद पवार की नीति है। आज शरद पवार की नीति के कारण ही शरद पवार की पार्टी खुद खत्म हो गई, इनका परिवार में फूट हो गया, और इन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी खत्म कर दिया। तो अभी बचा कौन है लड़ने के लिए? और जो बचे हैं अब अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर शराब नीति के घोटाला में वो जेल के सलाखों के पीछे गए, वो तो जमानत पे है। उनका मंत्रिमंडल पांडे जी, शरद पवार जी जेल के अंदर है, शरद पवार जी झारखंड के मुख्यमंत्री जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये तो सारे भ्रष्टाचारी नामबियार जी इकट्ठे हुए हैं। और ये भी किस लिए इकट्ठे हुए? ये सिर्फ परिवारवाद को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार में जेल में ना जाए इसके लिए आए हुए इकट्ठे, कि वो जेल जाने से बच जाए। और लेकिन कोई भी जेल जाने से बचेगा नहीं। पांडे जी, शरद पवार जी बोल रहे थे कि व्यक्तिगत पर्सनल अटैक्स जो मोदी साहब ने किया, बोले मोदी साहब ने मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए, बोले कि मैं भटकता आत्मा हूं, मैं भटकता आत्मा हूं। उन्होंने कहा नकली एनसीपी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का कहा कि ये नकली शिवसेना है। बोले ये भटकती आत्मा, नकली सेना, नकली एनसीपी। बोले कि देखो मुझ पर पहले भी पर्सनल अटैक हुआ था, जीआर खैरनार अन्ना हजारे ने किया था। आज अन्ना हजारे है ही कर, अन्ना हजारे भी नहीं है, जीआर खैरनार भी है, मैं हूं। तो महाराष्ट्र के इलेक्टोरेट पर्सनल अटैक्स को माफ नहीं करते, इसलिए मैं जीतूं। तो ये पवार साहब का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो पांडे जी? नहीं, देखिए, पवार साहब का स्टेटमेंट सिर्फ अपने बचाव के लिए है। और लेकिन महाराष्ट्र की जनता, इस देश की जनता ये अच्छी तरह से जान रही है कि पवार साहब आज ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी सुप्रिया सुले को फिर से सांसद बनाने और उसकी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए। वो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, उनको महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे करप्ट आदमी, इस देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियन अगर कोई है इस धरती पे, वो शरद पवार है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे अपने बेटे की राजनीति को बचाने के लिए, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए ये इंडिया अलायंस में एक साथ गठबंधन में आए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में जो उनके साथी हैं जेल के अंदर है, उनके बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ममता बनर्जी टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति को बचाने के लिए, अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए वो राजनीति करके एनडीए अलायंस में आई है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि के राजनीति को बचाने के लिए, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए ये एक साथ आए हुए। आप बिहार में आइए, वहां पर लालू प्रसाद यादव, वो भी अभी जमानत पे है, चारा घोटाला से छूट के आए हैं जमानत पे। और अभी भी एक केस चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी देने का, सरकारी नौकरी रेलवे में जो दिया उसके बदले में जमीन लिया है लोगों ने। ये फंसे हुए फिर जाएंगे जेल के अंदर। तो ये सारे भ्रष्टाचारी ये अपने बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी और इनके जो खानदान है पूरा, उसको राजनीति को बचाने के लिए आए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव, अपने भाई धर्मेंद्र, चाचा चाची, फूफा फूफा, पूरे 65 लोग हैं एक ही परिवार के जो राजनीति कर रहे हैं। कोई सांसद है, विधायक है, पैदा नहीं हुआ है वो, उसका भी भविष्य इन्होंने तय कर दिया है कि वो फलाना विधायक बनेगा। तो बताइए, देश में उत्तर प्रदेश में जो बेचारे जो राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में 20-20 साल से 25-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य भाई? ये सारे एनडीए अलायंस के, हाँ, कश्मीर में आइए, फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे के लिए पीडीपी, पहले उनके पिताजी थे, अब उनकी बेटी, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। ये तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे आए हैं अपने को जेल से बचाने के लिए और अपने राजनीति को बचाने के लिए। देश की जनता के सामने इनका सारा बुर्का फट चुका है, इनकी सारी पोल खुल चुकी है। देश की जनता इनके डिपॉजिट जब्त करेगी। आप देखिएगा 4 जून को ये पूरा एनडीए अलायंस। लेकिन शैलेश पांडे जी नमस्कार। पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तो मैंने स्टेटमेंट भी दिया, आज सारे न्यूज़पेपरों में मेरा स्टेटमेंट छपा हुआ है।
45 शैलेश सीट पांडे जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस लेगी। शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार राजू जी, नमस्कार। मैं जरा कैसे हैं लेट हो आप? गया, देर होने की वजह से आपसे माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं। लेकिन एक बार फिर जरा बता दें, आपने लेकिन कश्मीर मेरे की बात कान बड़े करी। बेसब्र थे आपके आवाज सुनने के लिए, बड़ी अच्छा लगा। थैंक यू आपकी सो मच आवाज सर। सुन- सर ऐसा है, आपने कश्मीर की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। किसकी बात? अब्दुल गनी लोन के बेटे सज्जाद लोन, अपने मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। लेकिन वहां पर एक बीजेपी के तो कैंडिडेट होना चाहिए था ना शैलेश पांडे जी। क्या है ये, मतलब ये मजा नहीं आया। देखिए, वेरी राजीव मैं जी- दिल से बोल रहा, माइंड मत कीजिएगा। नहीं बिल्कुल। क्योंकि देखिए साहब, ऐसा है, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई, सभी हिंदुस्तानियों को खुशी हुई जिस दिन आर्टिकल 370 रिपील हुआ। लेकिन आज की तारीख में जितना काम उधर हुआ है, जिस तरीके से, मतलब मोदी साहब को आप खुद बोल रहे हैं समर्थन मिला है, सब कुछ मिला है, तो लिहाजा आपको लगता नहीं है कि वहां पे बीजेपी का एक तो कैंडिडेट होना चाहिए था सर? 3 सीट में से एक तो होना चाहिए था। पांडे जी बताएं। ये सवाल आप आपके चैनल पे मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हैं। जी, मैंने पहले मालूम भी है जवाब मुझे। दिया हुआ, आज भी वही जवाब देता हूँ। देखिए, ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, और पार्टी ने एक तहत रणनीति और स्ट्रेटेजी के तहत कोई निर्णय लिया हुआ है। और अमित शाह जी ने भी इस विषय पे आप लोगों से बात की है कि ठीक है, अभी लगता है कि हमें और वहां पर संगठन मजबूत करना है। संगठन, अरे सर, तो जो असेंबली इलेक्शन आने वाली है सितंबर में, आपको असेंबली इलेक्शन करनी है, वहां तो खड़े होंगे ना, वहां तो कैंडिडेट देंगे ना। देखिए, मैं राजीव जी, बहुत अच्छा हुआ जो आपने कश्मीर की बात छेड़ी थी। मैं अभी पिछले साल ही गया था वहां पर कश्मीर में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जी। और अभी के भी हालात मैंने पता किए और मैं देख भी रहा हूं टेलीविजन पे। आज कश्मीर में जो वहां पर मुसलमान भाई बहन इतने खुश है, मैंने आज से पहले उनको कभी इतना खुश नहीं देखा था। और उनके आंखों में ये खुशी की रोशनी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देश के 140 करोड़ नागरिकों को भी बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा स्वर्ग है, कश्मीर हमारी शान है, कश्मीर हमारे भारत माता का मुकुट है, सिर है। और आज वहां पर खुशहाली आई है, वहां के भाई बहनों की आंखों में रोशनी आई है। जी। वहां धारा 370 हटने के बाद वहां पर रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, चिनाब ब्रिज वहां पर बना। आज डल झील एक बार फिर से वहां पर पर्यटक वहां पर बहुत भारी संख्या में आए। आज ने देखा टेलीविजन पे सचिन तेंदुलकर जी, जो आतंकवादी उनको बैन कर दिए थे, उनके क्रिकेट देखने नहीं देते थे, आज वही कश्मीर के मुसलमान के सचिन तेंदुलकर जी के साथ रास्ते पर क्रिकेट खेलते हैं। आज कितना अच्छा लगा वो देखकर। आज लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। पिछले 40 साल से वहां पर जो जुलूस निकलते थे, इस्लामी जुलूस जो निकलते थे, ताजिया जो निकलते थे, मुहर्रम का तो जुलूस आप बोल रहे हैं। निकलते थे ताजिया, आज वो 40 साल के बाद ताजिया निकला है वहां पे। जी, बिल्कुल सारे धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी बंद हो गई, जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। वहां पर केसर की क्यारी में जो खून से सम जाता था, वो केसर की क्यारियां अब लहलहा उठी हैं। विकास की गंगा वहां पर बह रही है, वहां पर भी खुशहाली आ गई है कश्मीर के लेकिन अंदर। सर, ये बार बार सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा बार बार कि जनाब समय आपने उत्तर देता है राजीव जी, कि आपने वहां कैंडिडेट नहीं दिया कि आप डर गए, ऐसा कहा जाएगा सर? नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बताया कि ये एक रणनीति के तहत ये एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टी की अपने, और उस स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत ये सारी चीजें की गई कहीं है। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जो सीटें आप जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं शायद नहीं होंगी, तो इसलिए एक तो कश्मीर के अंदर आपने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, हो सकता है कि वहाँ पे 2 या 3 सीटें वो भी काम आ जाएं। और नंबर 2, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल टॉक्स आपकी चल रही हैं आदरणीय सामान्य उद्धव ठाकरे जी के साथ, कि कहीं रिजल्ट जो है वो अपेक्षा अनुसार ना हो तो उद्धव जी को वापस ले लिया जाए साथ में। शैलेश पांडे जी, अभी इस विषय पे तो महाराष्ट्र के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी और
बाकी के जो बड़े नेता हैं वही अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम थंपिंग मेजोरिटी से महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस जीत रही है, चुनाव जीत रही है। और साथ में मैं ये भी कहता हूं कि राजनीति में किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा दिलीप सकता है। जी, ये शॉकिंग और एडमिशन हमारे लिए है, देख लो। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज सामने है से आता है, कि कभी भी कोई कुछ भी सामने हो से सकता आता है। और हमारी पार्टी को मजबूत करेगा जी। तो उनको भी स्वीकार करने में उनको कोई झिझक नहीं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जितने भी हैं वो सब मानते हैं एक चीज को कि इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ेगा तो बहुत सारे पार्टी फूटने को तैयार है, बहुत सारे। उनमें उद्धव जी के नाम भी ले रहे हैं कि बहुत सारे, शरद पवार जी के भी नाम ले रहे सर जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। उद्धव जी की वैसे जगह तो आप ही के साथ है, सीधी बात है, घर तो वही है। हैं। ये नकारा नहीं जा सकता कि कहता बैक है लेवल अभी टॉक्स हो मोदी के रहे हैं साथ सब तो 25 वर्षों का एक है। विचारधारा का गठबंधन तो हमारा Correct रहा है, ही। उसमें तो कोई साथ दो राय में काम नहीं। किया ही है। तो उद्धव ठाकरे जी हमारे लिए अछूत थोड़ी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। प्रधानमंत्री जी ने और खुद मैं तो बोला, ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। अरे सर, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि अगर वो कभी मुसीबत में हो तो दुनिया का पहला आदमी मैं हूंगा जो उद्धव जी के साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने और बोला। प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे महाराष्ट्र के जनता का, नागरिकों का दिल जीत लिया साहब, दिल जीत लिया। मैं तो बहुत भावुक हो गया था उनके इस वक्तव्य को सुनकर Right. कि देखिए राजनीति में आज लोग उनको इतनी गालियां दे रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और इस बीच में भी वो ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई किसी भी प्रकार का संकट आया तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उद्धव ठाकरे जी के मदद के लिए। क्या ये बात बहुत है। बड़ी बात और एक संवेदनशील व्यक्तित्व का उन्होंने परिचय दिया। और वो हैं संवेदनशील व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, बहुत संवेदनशील व्यक्ति। थैंक यू सो ऐसा मच सर, प्रधानमंत्री थैंक यू वेरी का मच। शैलेश बहुत ही पांडे जी, देश का सौभाग्य है। मेरा नुकसान हो गया कि मैं आपका पहला पार्ट में आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेशन नाउ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। वैसे भी बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। शैलेश पांडे जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। पांडे जी तो फायर ब्रांड है, फायर ब्रांड, वॉल्केनो बोलते हैं ना, वॉल्केनो। बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। एब्सोल्युटली सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वक्तव्य के लिए, इस मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत जय माता की सिया जय, राम, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Isn't that wonderful? Isn't that Welcome. really and truly wonderful? Now, I am so sorry because I didn't realize what you had talked about earlier, because rightfully I should have been listening on my No, way it's here. all right. But in terms of family, it is not as if the BJP sons and nephews and grandsons and others are not part of the BJP ruling regime right now. They are. So, you What know. Amit Shah and Modi differs is that they don't take care of the party. They don't take over the party. If you are politically active, the people accept you, you win elections. But You win elections, but you don't take over the organization. The organization is never inherited. And you get to be ministers. Yes, yes. You don't get to be party president. You the party, you cannot inherit the party. In fact, somebody told me just the other day that even Mr. Modi doesn't know who the next president of the party is going Exactly. to be. That's what Nobody they say. knows. Well, in any event, I think we've got Dr. Sudhir Dhone with us right now from the Congress